कैसे हो आप सभी। जैसे हमने कल के लेक्चर तक बात कर ली थी हमारे कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो जिनमें से थे कौन कौन से टॉपिक हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड सेल वॉल। अभी हम आगे जो आज डिस्कस करेंगे वो हमारे टॉपिक होने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये पार्ट हमारा सेकंड होने वाला है, जिसमें हम एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करेंगे, साथ में उनकी थ्योरी भी देखेंगे हम। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है पहले तो आप अच्छी तरीके से इनको रिवाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे। सभी सारे कंसेप्ट हमारे एमसीक्यू की बेस पे आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम बात करते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये सारे हमने बात कर ली थी सभी क्वेश्चंस की, जिनके आंसर की भी हमने इसमें इनकी लास्ट स्लाइड में डाल दी थी, है ना। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा आज के का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका एक अदर नेम और है सेल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, अभी देखो हम थोड़ी सी एक बार इसकी बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होती है ये एक आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग। अच्छा, किसको कवर करती है ये कवरिंग? साइटोप्लाज्म को। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो पहले एक बार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में छोटे मोटे डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस कंपार्टमेंट को कौन कवर करता है? एक मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज किसके चारों ओर प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म के चारों ओर प्रेजेंट होगी। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग, सबसे आउटर कवरिंग किसके अंदर होती है? एनिमल सेल के अंदर होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक कवरिंग और पाई जाती है, उसका नाम क्या है? सेल वॉल। हम प्लांट की बात करें या फिर बैक्टीरिया की बात करें, इन दोनों के अंदर क्या सबसे बाहर की क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो होती है सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मीन ये है कि जो हमारा जो अंदर का कंपार्टमेंट जो हमारा होगा उसको जो कवर करेगी है, तो कवर करने के बाद में जो इसमें जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा? सिलेक्टिव होगा। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों को सिलेक्ट करेगी कि क्या Na+ बाहर तो है, क्या अंदर उसकी नीड है। मान लो इस यहाँ पर 50 Na+ है, यहाँ पे 30 Na+ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर ज्यादा तो अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सेल को रिक्वायरमेंट है तो ही वो एंट्री करेगी अंदर, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। लेकिन अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है ये कैसी होती है? परमिएबल होती है। ये किसी भी चीज को क्या नहीं करती? रोकती नहीं है कि वो अंदर जाए या ना जाए। यानी अगर यहाँ पे 50 Na+ है, यहाँ पे 30 Na+ है, ठीक है, तो 10 कहाँ चले जाएंगे? अंदर की ओर चले जाएंगे, ताकि यहाँ पे 40 हो जाए और यहाँ पे भी 40 हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा किसके अंदर हो? सेल वॉल के अंदर होता है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है। अब वैसे देखा जाए तो 10 अंदर एंट्री करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? अगर इसको रिक्वायरमेंट है तो ही एंट्री करेंगे ये। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस है कि सेल वॉल के अंदर तो कोई भी चीज एंटर कर सकती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो एंटर नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ। डायग्राम को देखते हैं हम, ताकि आप समझाओगे अच्छे से, है ना। तो डायग्राम में आपको दो लेयर्स दिख रही है यहाँ पे, पहली तो ये है, दूसरी ये है। यानी कैसी लेयर होती है ये? बाई लेयर। कैसी होती है? बाई लेयर होती है। ये दो लेयर होती है। अब ये है क्या स्ट्रक्चर? जो आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है और नीचे ये दो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। लिपिड भी काफी टाइप्स का होता है, सॉरी, फोस्फोलिपिड वगैरह कई टाइप का होता है। लिपिड है, साथ में इसमें जो बीच बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है येलो कलर की, ये बाहर की ओर, ये बीच में फंसी हुई, ये अंदर की ओर, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक है। उसके अलावा जो आपको चैन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? देखिए क्या होते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी जो मेम्ब्रेन में तीन चीजों मिलकर बनी होती है। नंबर एक क्या है? लिपिड। लिपिड आपको दिख रहा होगा, लिपिड जो है मेजर पोर्शन बना रहा है इसका। मेम्ब्रेन जो है मेजर पोर्शन कौन बना रहा है? लिपिड। येलो येलो कलर की, और ये बीच में आपको दिख रही स्ट्रक्चर, मेजर पोर्शन यही है।
उससे कम क्या होती है, प्रोटीन होती है। लेकिन लगभग लिपिड, लगभग हम बात करें 50% होती है। प्रोटीन जो है वो भी लगभग 50% होती है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं लगभग 1%। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। मैंने समथिंग बताया है, इतना फिक्स नहीं होता है। ये 40 भी हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 60 ये 40 हो सकता है, ऐसे चलता रहता है। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम मात्रा में, ये 1 से 5 से 10% तक क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, सेल के नेचर के ऊपर। ठीक है, और एक बात, अगर हम बात करें कि जब हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी होती है, जब हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी होती है, तो हम किस सेल का यूज करते हैं, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल। और वो भी कौन सी, मैच्योर आरबीसी। क्योंकि मैच्योर आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिस वजह से अगर हम इस सेल की मेम्ब्रेन को कट करेंगे तो कोई भी चांस नहीं होता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी कट होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मैच्योर आरबीसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस का होता है, एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की तो सेल वॉल बनी होती है, काइटिन की भी सेलुलोज बनी होती है, सॉरी काइटिन की भी सेल वॉल बनी होती है, तो ग्लूकोज भी मेजर पोर्शन में नहीं होता है, तो मेन क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। देखो रॉबर्टसन ने भी एक मॉडल दिया था, देखिए उसका नाम क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, वोट्स ने क्रिक, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई मॉडल नहीं दी। मॉडल का मीन क्या है, मॉडल जो दिए थे इनका मीन ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, वो मॉडल्स थे। तो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो केवल एक लेयर की बनी होती है, लेकिन ये बात क्या थी, गलत है। अभी मैंने बात कर देखा था डायग्राम, कितनी लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि इसमें 2 लिपिड की लेयर होती है, साथ में 2 प्रकार की प्रोटीन्स भी होती हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। देखो एक तो होती है पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरी कौन सी होती है, इंटीग्रल। पेरिफेरल का मीन है कि वो आउटर लेयर पर प्रेजेंट होगी, बाहर की ओर। इंटीग्रल का मीन क्या है, बीच बीच में प्रेजेंट होगी, है ना, कहाँ पे, मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट में प्रेजेंट होगी। तो 2 प्रकार की प्रोटीन थी, तो क्या थी, दोनों प्रोटीन थी। साथ में लिपिड क्या होती है, बाई लेयर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सबसे अच्छा मॉडल ये था। अब बात करें वोट्स एंड क्रिक की। अब वोट्स एंड क्रिक ने तो इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन क्या बताया था इन्होंने, डीएनए के बारे में, कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्या बताया था इन्होंने, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स का मीन क्या है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों आपस में इस प्रकार से क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं आपस में। इन्होंने वोट्स एंड क्रिक ने बताया था। अब बात करते हैं नंबर 4 क्या है, स्वीडन एंड स्वान। स्वीडन एंड स्वान, एक तो क्या था, बोटनिस्ट था, स्वीडन क्या था, बोटनिस्ट, और ये क्या था, जूलॉजिस्ट। ठीक है, स्वान क्या था, जूलॉजिस्ट, और स्वीडन क्या था, बोटनिस्ट। इन दोनों ने क्या बताया था हमको, सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है, सेल के बारे में नॉलेज देती है कि सेल क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, क्या बनाती है। ठीक है, और किसको हम सेल बोलते हैं, सेल कैसे वर्क करती है, इन चीजों के बारे में सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था। जो 2 साइंटिस्ट थे, स्वीडन एंड स्वान, एक बोटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट, उन्होंने इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है, सबसे इसमें से मोस्ट हम बात करें यूजफुल वर्ड कौन सा होगा उसके लिए। परमेबल होती है क्या, वो परमेबल तो होती है, लेकिन कंप्लीटली परमेबल नहीं होती। परमेबल का मीन ये कि कुछ भी अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा किसके अंदर होता है, सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है, इम्परमेबल क्या वो बिल्कुल बैरियर का काम करती है, कुछ भी अंदर बाहर, ऐसा भी नहीं होता। मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। आगे बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता, लिपिड नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, मेजर पोर्शन लिपिड का होता है, प्रोटीन का होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, क्या नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है, सेलुलोज किसके अंदर होता है, सेल वॉल के अंदर होता है, प्लांट की। इन फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रोटीन्स आर, कैसी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, देखो एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल सही बात थी, हमने बात कर दी, एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है, मिडिल में प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है वो, क्या बोलते हैं उसको हम, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, प्रेजेंट एज ए सिंगल लेयर, ये तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि
लेयर में प्रेजेंट नहीं होती है प्रोटीन्स। लेयर में कौन प्रेजेंट होता है? लिपिड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो भी कैसे? दो लेयर के अंदर, बाई लेयर्स होती है उनकी। फाउंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सही बात है, ओनली नहीं होगा। अगर फाउंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन बोलेगा और कौन सी हो जाएगी वो? पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन लेकिन ओनली पेरिफेरल नहीं होती है उसके अंदर, और एब्सेंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। अगर यहाँ पे ये होता एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ओनली, ये स्टेटमेंट भी क्या होता? गलत होता, क्योंकि दो प्रकार से होती है, बाहर भी और अंदर भी, है ना। देखो, लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज एज, लिपिड कैसे अरेंज होते हैं? सिंगल लेयर में नहीं होते, कैसे होते हैं? बाइलेयर के अंदर होते हैं। बाइलेयर में कैसे होते हैं? एक तो ऐसे होगी लेयर और दूसरी कैसी होगी? ऐसे होगी। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? हेड, ये लिपिड है हमारी, क्या है ये? लिपिड है। ये नीचे वाला क्या होता है? टेल होती है, दो पोर्शन होते हैं। ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, क्यों होते हैं अभी इसकी बात करेंगे आगे हम, है ना। तो बाइलेयर होती है, चलो इधर ही बात कर लेते हैं, है ना। देखो, ये हमारी क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया इसको। यहाँ पे लिपिड ऐसे प्रेजेंट होती है, एक लिपिड की लेयर तो ऐसे प्रेजेंट होगी चारों तरफ, दूसरी कैसे प्रेजेंट होगी? कुछ ऐसे प्रेजेंट होगी। और हम बात करें प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होती है इसमें, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन अभी हम मेनली लिपिड की बात कर रहे हैं। लिपिड देखो, अब मैंने इस लिपिड को कुछ बाहर निकाला, अब ये अंदर क्या है? साइटो प्लाज्म है, और बाहर क्या है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है। अब देखो, साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, कितना होता है? 70% होता है। एक सेल के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? 70%। यहाँ भी वाटर है, तो पता है बाहर भी क्या होगा? वाटर होगा। अब ये बताओ आप, ये हमारे पास लिपिड, इधर नहीं इधर देखो, ये हमारे पास लिपिड है, इस लिपिड में ये वाला पार्ट वाटर के पास है, दूर है? पास है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब ये टेल जो है, अब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, अब टेल दूर है वाटर से, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी जो पार्ट जो होता है लिपिड का वाटर से दूर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि उसको फोबिया है। हाइड्रो का मीन्स वाटर, और फोबिया का मीन्स क्या है? डर। यानी वाटर से क्या है? उसको डर है, इसलिए दूर है वो। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मीन लव, इसको लव है वाटर से। हाइड्रो का मीन्स वाटर, इसलिए क्या है? वाटर के पास में है। तो ध्यान रहेगा आपको, ये जो हेड है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए वाटर से लव करता है, वाटर के पास में होता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो क्या होता है? वाटर से दूर रहता है, उसको डर लगता है, इसलिए वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और क्या होता है? ये हिस्सा टेल होता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। कहाँ पे करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन वो बताओगे? ईआर के ऊपर। कहाँ करता है? ईआर के ऊपर। एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। डीएनए रेप्लिकेशन तो कौन करेगा? खुद डीएनए एंड उसके एंजाइम करते हैं। और कहाँ पे होता है ये? न्यूक्लियस के अंदर होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सबस्टांसेस एंटरिंग और लिविंग द सेल, यानी किस पे कंट्रोल करता है? कोई भी सबस्टांस अंदर आए या बाहर आए। पेसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स, कि पेसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो, यूजिंग एटीपी नहीं, ठीक है, अभी समझते हैं चीज को। चलो पहले समझ लेते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्या होता है? पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है? किसी भी मोलिक्यूलर सबस्टांस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। और यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन से अंदर की ओर या बाहर की ओर। यदि ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो कौन सा होता है? पेसिव होता है। हमने टैंक भरा छत पर, भर गई वो आसानी से। अब जब नीचे हम खोलते हैं, तो क्या कोई हम मोटर चला के पानी निकालते हैं नीचे? नहीं निकालते, डायरेक्ट ठोटी खोली निकल जाता है पानी। वो होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक्टिव की बात करें, तो एक्टिव में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ाते समय किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमको मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। मोटर क्या यूज करती है? एनर्जी यूज करती है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया वैसे आपको समझने के लिए। लेकिन अगर हम सेल की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजों को अक्रॉस करवाने के लिए किसकी नीड होती है? एटीपी की नीड होती है। ये एटीपी हमारी बॉडी के अंदर किसके रूप में यूज आती है? एनर्जी
करेंसी के रूप में। यदि कहीं भी ये टर्म आएगी कि भाई इसके अंदर एनर्जी का यूज हुआ है, तो हम वहां पे सीधी बात करेंगे क्या यूज है, एटीपी यूज आया है। भाई कई फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एडीपी भी होती है, लेकिन वो कम पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू एटीपी, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं, नाम है ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात है ना। विदाउट यूजिंग एनर्जी, सही बात है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओनली इन प्लांट्स, नहीं प्लांट्स के अंदर होगा लेकिन ओनली नहीं होगा, एनिमल्स में भी होगा लेकिन ओनली नहीं होगा। आइए बात करते हैं। ओस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, ओस्मोसिस किसका मूवमेंट करवाता है, एंजाइम का नहीं, ग्लूकोज का नहीं, किसका करवाता है, वाटर का करवाता है, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि एनर्जी का यूज करेगा। डिफ्यूजन नहीं करता एनर्जी को, ओस्मोसिस भी नहीं करता, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, इसमें हम देख लेंगे है ना। सोडियम पोटेशियम पंप कई टाइप के होते हैं, कुछ एक्टिव भी करते हैं, कुछ पेसिव भी करते हैं, तो बाद में देखेंगे उनको, अभी तो यहाँ पे यही आंसर मोस्ट प्रेफर है। देखो आगे, विच इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या काम करता है। अच्छा आप सब जानते हो जब कोई भी पर्सन फैटी होता है, फैट होती है, तो हम क्या कहते हैं, भाई इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, शुगर मत खाओ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, है ना, घी मत खाओ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे क्या काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिड बनाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी नहीं, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इंक्रीज परमेबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही इसलिए हमने ये सारे ऑप्शंस को हटाया है, रिजिड कर देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आगे बात करते हैं, विच प्रोटीन अलाउ फैसिलिटेट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का टाइप है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगी, चैनल प्रोटीन जो होती हैं वो काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर, एंडोसाइटोसिस, एंडो का मीन क्या, इन, इनसाइड, किसके इनसाइड, साइटोसिस, सेल से मीन है इसका, यानी सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर कोई भी चीज आएगी तो क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। इसकी प्रोसेस होती है एक, ये हमारी सेल है, ठीक है, एंडोसाइटिस साइटोसिस होना है हमारे पास, ये कोई मान लो यहाँ पे ये कोई ए सबस्टांस है, इसको ये सेल है, सेल के अंदर जाना है, तो सेल क्या करेगी, ऐसे एंगल्फ करेगी इसको, करा, धीरे धीरे करके इसको ऐसे पूरा अंदर ले लेगी, लेने के बाद में क्या करेगी, उसको एंगल्फ कर लेगी। ये क्या प्रोसेस होती है, एंडोसाइटोसिस की होती है। क्या करा सेल ने, एंगल्फ करा है, क्या करा है, एंगल्फ करा है किसी भी पार्टिकल को, मोलिक्यूल बोलो पार्टिकल बोलो जो भी कुछ है। तो सेल रिलीज नहीं करेगी, रिलीज करने क्या कहते हैं हम, एक्जोसाइटोसिस, ये तो अंदर लिया है इनसाइड। अगर हम बात करें एक्जोसाइटोसिस की, यानी कि किसी भी चीज को बाहर निकालना, वही प्रोसेस होगी, ये सेल है, इसको बाहर निकालना ए को, तो क्या करेगी, ये कुछ ऐसे बनाएगी, ए कर देगी, इसको बाहर निकाल देगी, एक्जोसाइटोसिस हो गया, है ना। सेल एंगल्फ्स मटेरियल, वाटर का कोई मीन नहीं है, ग्लूकोज का कोई नहीं है। आगे देखो, फैगोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, फैगो, है ना, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल जो है अपने आप को बचाने के लिए सेल को खाने लग जाती है, सेल को ईट करती है। कैसे, मान लो ये हमारी कोई भी एक टिश्यू है, उस टिश्यू पता है सेल से मिलकर बना होता है, ये काफी ज्यादा सेल्स हैं। अब मान लो ये कोई ए सेल थी, इस सेल क्या हो गई, खराब हो गई, इसमें कोई भी क्या होगी, मान लो डिजीज होगी सेल के अंदर, डिजीज बोल लो या फिर हम बोल लेते हैं क्या होगी, ये खराब हो गई। अभी क्या करेगी, अगर इसको हमने यहां से नहीं हटाया सेल को, तो ये सेल जो है बाकी सेल्स को अफेक्ट करेगी और खराब कर देगी, इसलिए इस सेल को किया जाता है, डीजनरेट किया जाता है। कई प्रोसेस होती है इसकी, उसमें से एक है फैगोसाइटोसिस, यानी इस सेल को अदर सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ईट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। उससे क्या हो जाएगा, ये सेल खत्म हो जाएगी, बाकी सेल्स बच जाएंगी। तो सेल ड्रिंकिंग इसको बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस, यानी कि अगर ये सेल जो लिक्विड को अंदर लेती हैं तो पिन्नोसाइटोसिस हो जाता है। सेल रेस्पिरेशन नहीं, सेल ईटिंग, क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। सेल ड्रिंकिंग किसको बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस को, अगर लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया जाएगा तो पिन्नोसाइटोसिस कहलाएगी। आगे बात करते हैं, व्हाट हैपेंस टू ए सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ बात हुई सॉल्यूशन की, टॉपिक अलग है वैसे सॉल्यूशन का, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपर का मीन क्या होता है, ज्यादा, एक तरह से है ना, ज्यादा। तो क्या ज्यादा होगा हमारे पास,
सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। तो क्या ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। अब सोल्यूट ज्यादा है तो सोलवेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सोलवेंट में हम किसकी बात करते हैं, वाटर की। यूनिवर्सल सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में ये कम हो जाएगा क्या, सोल्यूट। और वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझे आप। हाइपर का मीन है ज्यादा, और ज्यादा क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। हाइपो का मीन क्या है, कम, और कम क्या होगा, सोल्यूट कम होगा। अब हमने क्या बात करी कि अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। ये हमारी एक कोई सॉल्यूशन है, अंदर क्या है, एक सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या है, जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, इसका मतलब सोल्यूट बाहर, क्या सोल्यूट क्या है, बाहर ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है। इसका मतलब बाहर वाटर क्या है, कम है, अंदर क्या है, ज्यादा है। तो अंदर से वाटर का मूवमेंट किधर होगा, ज्यादा से कम की ओर। अब बताओ, अंदर कम है, ज्यादा है, कम है, बाहर क्या है, सॉरी अंदर क्या है, ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है। तो वाटर क्या है, सेल से बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, बाहर आएगा तो वो सेल सिकुड़ने लग जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, श्रिंक्स। समझ गए आप कि वाटर का मूवमेंट जो है वो ज्यादा से कम की ओर हुआ है। सेल के अंदर वाटर क्या था, ज्यादा था एज कंपेयर टू सॉल्यूशन में क्या था, कम था। अब सेल से कहाँ जाएगा वाटर, बाहर की ओर जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट था। समझे आप, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में। हाइपरटोनिक का मीन क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोलवेंट की कम है। सोलवेंट की हम बात करते हैं अधिकतर तो उसमें हम वाटर का ही नाम लेते हैं, बाकी सोलवेंट कई टाइप के होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सोलवेंट क्या है, हमारे पास वाटर है। हाइपोटोनिक की बात करें, सोल्यूट क्या होगा, कम होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो और बनाऊं कि हमारे पास एक सेल जो है, ठीक है, उसको हमने किस पे रखा, हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक का मीन क्या है, वाटर क्या होगा, बाहर ज्यादा होगा, कम होगा, बताओ, ज्यादा होगा। अंदर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा बाहर की तुलना में। तो वाटर कहाँ करेगा, अंदर की ओर मूव करेगा। अंदर की ओर मूव करेगा तो सेल के अंदर क्या करेगा, वाटर एंट्री करेगा, और सेल क्या हो जाएगी हमारे पास, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी सेल। ठीक है, यानी कि अगर हम सेल को हाइपरटोनिक में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होगी, और हाइपो में रखेंगे तो स्वेल होगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इनके हैं आंसर्स, देख लेना आप, है ना। आगे और बात करते हैं हम, अगेन पहला अगेन स्टार्ट होता है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ, दोबारा रिवाइज हो रहे हैं कुछ आएंगे, है ना, प्रोटीन एंड लिपिड, है ना। नेक्स्ट देखो, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। क्या फंक्शन है इसका, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। कुछ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इसमें से, है ना, कुछ दो चार थे वो, कोई नहीं, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन पास फ्रीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ग्लूकोज आसानी से कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता। क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये आसानी से मूव नहीं कर सकता। प्रोटीन की बात करें, क्या होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, नहीं कर सकते मूव। सोडियम आयन भी नहीं होते, इनके लिए क्या लगे होते हैं वहां पे, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बात होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आसानी से मूव कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की ओर। नेक्स्ट बात करें, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिक क्या होता है, प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर। क्या प्रोटीन इसकी स्ट्रक्चर बनाती है, क्या हमने स्ट्रक्चर की बात करी तो क्या बताया था हमने, ऐसे लिपिड की बाइलेयर होती है। प्रोटीन तो ऊपर या नीचे, बाहर अंदर ऐसे प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, लिपिड की बाइलेयर बनाती है। ठीक है, आगे देखो, विच कंपोनेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। कौन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोटीन प्रोवाइड करेगी, नहीं। आरएनए तो कोई मीन ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल। तो बताओ कौन इसमें हमारे पास फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इसमें एक बार देख लेंगे, मे बी कोलेस्ट्रॉल है ना आंसर, क्या आएगा, मे बी कोलेस्ट्रॉल। तो एक बार रीचेक कर लेंगे इसको लास्ट में हम। कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन। जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो किसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, हमने बात भी करी थी चैनल प्रोटीन वगैरह की। तो कैरियर प्रोटीन वैसे तो किसका ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, पैसिव, एक्टिव और सभी हो जाएंगे, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव, फैसिलिटेटेड। कौन हो जाएगा, एक्टिव। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन,
फैसिलिटी डिफ्यूजन, तीनों तो एक ही फिनोमिना है, इनको हम अलग लेके नहीं चलेंगे। आगे बात करते हैं, द हेड्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स आर, फोस्फोलिपिड के हेड, हमने बात करी थी हेड क्या होता है लिपिड के, तो कैसे भी लिपिड हो, हेड क्या होता है, वोटर लविंग, टेल क्या होती है, वोटर हेटिंग, लविंग का मीन क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स फेस किस तरफ होती हैं, देखो हाइड्रोफोबिक टेल हमने बात करी थी ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है टेल में, बीच में होती दोनों टेल, ये भी बीच में और ये भी बीच में है मेम्ब्रेन के, टुवार्ड वाटर कभी भी नहीं होगी वाटर की ओर, अवे फ्रॉम वाटर ये थोड़ा सही लग रहा है, टुवार्ड आउटसाइड कभी नहीं होगी आउटसाइड के बाहर की ओर, नहीं अंदर की ओर है, टुवार्ड प्रोटीन नहीं, प्रोटीन बाहर भी होती है अंदर भी होती है, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम वाटर। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एंगल्फिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट को कौन एंगल्फ करता है, हमने बात करी थी, पिन्नोसाइटोसिस होती है प्रोसेस में। विच प्रोसेस एक्सपेल्स मटेरियल आउट ऑफ द सेल, बाहर कौन निकालता है मटेरियल्स को, एंडोसाइटोसिस का मीन क्या था, अंदर की ओर, डिफ्यूजन का मीन क्या था, ये तो अलग फिनोमिना हो गया कि जब ग्रेडियंट बनता है तो सेल से मूवमेंट डिफ्यूजन होता है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है बाहर निकलता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी वैसे ट्रांसपोर्ट है लेकिन इसमें बाहर नहीं अंदर बाहर दोनों होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन एक्सोसाइटोसिस। विच ऑफ दीज इज पेसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, कौन सा, एक्सोसाइटोसिस पेसिव है, फेगोसाइटोसिस डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो पहले ही क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, पेसिव ट्रांसपोर्ट का मीन है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डिफ्यूजन एक्सोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सो में भी बाहर निकलता है, फेगो में क्या होता है अंदर ईटिंग की जाती है, डिफ्यूजन में अंदर बाहर होता है, तो क्या हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। विच हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग, ठीक है, सेल को कौन रिकॉग्नाइज करवाता है, या एंजाइम का तो कोई मीन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सेल को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए एक प्रोटीन होती है हमारे पास, उसका नाम है ग्लाइको प्रोटीन, तो ग्लाइको प्रोटीन जिनमें होती है वो सेल को क्या करवाती है, रिकॉग्नाइज करवाती है, सेल को पहचानती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो टाइप ऑफ प्रोटीन स्पैन द मेम्ब्रेन, ठीक है, कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि झिल्ली के आर पार रहती है, देखो पेरिफेरल का मीन क्या है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल मतलब बाहर है, ठीक है, इंटी एक एंजाइम्स तो पहले ही हो गया, प्रोटीन पूछ रहा है ये, इंटीग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन का मीन नहीं होता, इंटीग्रल क्या होती है जो ऐसे कुछ बीच में फंसी हुई होती है, यानी बाहर अंदर दोनों काम कर सकती है, तो क्या हो जाएगा इसमें इंटीग्रल प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन आर कॉल्ड, इस सिग्नल को सिग्नल ट्रांसडक्शन कौन करवाता है, इसमें कौन हो जाएगी हमारे पास, रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन क्या होती है बाहर से सिग्नल को लेती है फिर काम करवाती है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यहाँ पे सिग्नल आते हैं यहाँ पे वर्क होता है पूरा, है ना। देखो वो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट, कि पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे Na प्लस कितने हैं 15 है, यहाँ पे Na प्लस कितने हैं, माना कि हमने जैसे ही बराबर करें कंसंट्रेशन 5 है, कितने हैं 5 है, यहाँ पे क्या है ज्यादा है, यहाँ पे क्या है कम है, ज्यादा कम हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन क्या बन गया, यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट का मीन क्या है, डिफरेंस हो गया कंसंट्रेशन के अंदर, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो जब ज्यादा कम होगा अब क्या होगा, ज्यादा है तो कम की ओर मूव करेगा, अधिक से कम की ओर, यहाँ पे आएगा, कितने आएंगे 5 आएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 10 हो जाएंगे, यानी कि कौन करता है पेसिव ट्रांसपोर्ट को डिटरमाइन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर नहीं करेगा, एटीपी भी नहीं करेगी, क्या करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि ज्यादा से कम की ओर मूवमेंट करेगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस या डिफ्यूजन, बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको दो फिनोमेना बताए थे, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, ओस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों क्या होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू क्या करते हैं मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन एक के अंदर दोनों ऐसे मूव करेंगे ज्यादा से कम की ओर, लेकिन एक में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, इसमें से ओस्मोसिस या डिफ्यूजन, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, कि मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में किसका अहम रोल होता है, कि प्रोटीन जो होती है, फोस्फोलिपिड होती है ना, कार्बोहाइड्रेट होती है,
या फिर कोलेस्ट्रॉल होता है ना। इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास। फोस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म ड्यू टू, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर क्यों बनती है? बाइलेयर कैसी बनती है? हेड ऊपर की ओर और नीचे वाला हेड नीचे की ओर। ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर होता है। अगर आप क्या करते हो, लिपिड्स को लेकर के छोड़ दोगे वाटर के पास में, है ना, मान लो यहाँ पे क्या है, एक वाटर भरा पड़ा है, आपने यहाँ पे लिपिड की एक लेयर ली, इसको छोड़ दिया ऐसे, तो लिपिड कैसे अरेंज होगा? हेड ऊपर की ओर, टेल बाहर की ओर अरेंज होगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। वाटर के पास में हमेशा क्या जाएगा? हेड जाएगा। तो क्यों हुआ था ये? क्योंकि हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। विच ऑर्गेनल इज कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कौन जुड़ा होता है? कौन जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़ी होती है। किसका पार्ट होती है ये? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टांसेस? कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या फंक्शन है? कि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं, सेल को रिकॉग्नाइज बिल्कुल, सेल डिवीजन नहीं, सेल को रिटेंशन नहीं। कौन हो जाएगा? सेल को रिकॉग्नाइज करने का। अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। विच प्रोसेस इनेबल्स सेल्स टू एब्जॉर्ब सॉलिड पार्टिकल्स? सॉलिड पार्टिकल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? ऑस्मोसिस भी नहीं, पिनोसाइटोसिस क्या हो जाएगा? लिक्रो करता है। तो कौन हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस। देखो, एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे सकता है आपको, है ना। अगर ये बोल, पहले क्या था फैगोसाइटोसिस का? कि सेल ईटिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दो कि सेल क्या हो गई हमारे पास? डिफेक्टिव हो गई। अब सेल कौन सा कदम उठाएगी? तो सेल क्या करती है फिर? फैगोसाइटोसिस करती है। आगे देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अभी हमने बात की थी, किसको करती है? फ्लूइडिटी करती है ना। चलो, व्हाट हैपेंस टू सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सेल क्या हो जाएगी हाइपरटोनिक के अंदर? श्रिंक होगी या ब्रस्ट होगी? बताओ। श्रिंक हो जाएगी, है ना। ब्रस्ट तो कब होगी? जब ज्यादा एंट्री कर जाएगा, है ना, तब होती है ब्रस्ट। वरना अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो क्या आता है उसमें? स्वेलिंग आती है। विच स्ट्रक्चर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो क्या राइबोसोम होता है क्या? नहीं होता, तो राइबोसोम हो जाएगा। विच टर्म इज एसोसिएटेड विद एंगल्फिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय मेम्ब्रेन? तो ऐसी कौन सी है जो कि पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है? फैगोसाइटोसिस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स मेंटेन, किसको मेंटेन करती है वो? ऑस्मोटिक बैलेंस, सेल शेप, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन फोल्डिंग। देखो, प्रोटीन फोल्डिंग नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। सेल की शेप भी हो सकती है और ऑस्मोटिक बैलेंस